स्किन को कहते हैं। तो कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि बेसिक स्किन को, बालों को और नाखून की बीमारियों का तो इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई इनकी खूबसूरती को इन्हांस करना चाहे, बेहतर करना चाहे, तो कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट उसमें हेल्प करते हैं। तो ख़वातीन होती हैं वो ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं। आजकल तो खैर मर्द भी इस फील्ड में आ गए हैं, वो भी अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। बच्चियाँ थोड़ी सी बुलूगत की उम्र में आती हैं तो सबसे पहले उन्हें जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो चेहरे पे दाने आना शुरू हो जाते हैं एज के साथ साथ। जब बाल आते हैं चेहरे पे तो वो भी बहुत बुरे लगते हैं। बच्चियाँ वैक्स थ्रेडिंग करती हैं, उसकी वजह से दाने ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। हम केमिकल पील वगैरह ऑफ़र करते हैं जो कि बहुत इकोनॉमिकल प्रोसीजर है, यानी हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। हम सबको ना अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। तो हम जैसे अल्लाह ताला ने बनाया है वो सबसे बेस्ट फॉर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान अनम अकबर, ग्रेट पाकिस्तान टीवी के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटिक, लेज़र एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फिर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र। सर हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आप इस फील्ड में आए क्यों? आप डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट हैं, आपने MBBS किया, आपने क्या किया और कहाँ से आपको ये ख्याल है कि आपको डर्माटोलॉजिस्ट बनना चाहिए, जबकि आजकल कम लोग इस्तीफाते हैं। हमारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हम इंजीनियर बन जाएँ, डॉक्टर्स बन जाएँ। तो उस लिहाज से सर बताएँ अपने बारे में। अनम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, जज़ाकल्लाह। मैंने MBBS की जो एजुकेशन थी, जो बेसिक हमारी मेडिकल एजुकेशन होती है, वो निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से ली। और उसके बाद फिर मेरा जो शौक़ था वो स्किन में आने का शुरू से ही था। मेरे दो ऑप्शंस थी, एक रेडियोलॉजी और एक स्किन की। तो फिर मैंने टॉस किया, मशवरा किया, इस्तिखारा किया, तो मुझे स्किन की तरफ इशारा मिला, तो मैं स्किन में आ गया। फिर मैंने म्यू हॉस्पिटल में 1 साल की ट्रेनिंग ली मैडम सबरीना पाल के साथ, वो सीनियर स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ 1 साल की स्किन की ट्रेनिंग ली। फिर मैं अमेरिका चला गया, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, मैसाचुसेट्स में, बॉस्टन में। वहाँ पे मैंने स्किन के हवाले से पोस्ट ग्रेजुएशन की। वहाँ पे मैंने स्किन और हेयर एंड नेल के हवाले से ट्रेनिंग ली। हमारी कॉस्मेटिक वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने लेज़र्स के हवाले से ट्रेनिंग ली, और इसी तरह सर्जरी के हवाले से भी मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया। चूँकि मैंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी, बॉस्टन से ट्रेनिंग ली थी, तो फिर मैंने उस इंस्टीट्यूट को ऑनर करने के लिए उसी नाम से, बॉस्टन एस्थेटिक्स के नाम से, अपना क्लिनिक बनाया गुलबर्ग लाहौर में। और उसमें मैं एज जो है स्किन स्पेशलिस्ट, कॉस्मेटिक, लेज़र एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड है मेरी, मैंने आपको बता दें। सर अब ये बताएं कि डर्माटोलॉजिस्ट कौन से डॉक्टर्स होते हैं? डर्माटोलॉजिस्ट बेसिकली जो डर्म है वो स्किन को कहते हैं, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारी जो जिस्म का आउटर हिस्सा है, जैसे जिल्द है, बाल हैं और नाखून है, वो बेसिकली इन अज़ा को ट्रीट करते हैं या इनको डील करते हैं। तो इनकी जो भी बीमारियां होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, या इनकी हेल्थ के हवाले से डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं वो देखते हैं इसको। तो आम तौर पे ये वो शोबा है जिसको लोग समझते हैं कि शायद इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए टेक्निकली, हमारा जो स्किन है हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। जैसे हमारा हाथ होता है, नाक होता है, आँखें होती हैं, जिगर, मैदा, तो ये सारे आर्गन है छोटे छोटे, लेकिन जो जिल्द है वो हमारे जिस्म का सबसे बड़ा आर्गन है, मेजर पार्ट है। तो डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं वो जिस्म के सबसे मेजर आर्गन को ट्रीट कर रहे होते हैं। सर कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी क्या होती है? ठीक, डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं प्रीवियसली जो हम कहते थे स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वो जिल्द की बीमारियों को, नाखून की बीमारियों को और बालों की बीमारियों को डील करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें इवॉल्व होना शुरू हो गई, लोग ब्यूटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए। तो क्योंकि ब्यूटी जो है वो रिलेट करती है आमतौर पे चेहरे के स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से, हमारी पूरी बॉडी की जो स्किन है, हाथ पाँव की स्किन है, इस हवाले से, नाखूनों के हवाले से। तो फिर डर्माटोलॉजिस्ट में एक सब स्पेशलिटी क्रिएट हुई जिसे कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी कहते हैं। अब ये कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी क्या करती है, ये हमारी जिल्द, बालों और नाखून की ब्यूटी के हवाले से प्रोसीजर या ट्रीटमेंट्स ऑफ़र करती है। तो कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि बेसिक स्किन को, बालों को और नाखून की बीमारियों का तो इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई इनकी खूबसूरती को इन्हांस करना चाहे, बेहतर करना चाहे,
तो कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट उसमें हेल्प करते हैं मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के ज़रिए, ट्रीटमेंट्स के ज़रिए। तो सर कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी के प्रोसीजर्स महंगे होते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है? कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजी चूँकि ये कॉस्मेटिक है, तो कॉस्मेटिक अगर आप पूरी दुनिया में भी देखें, ब्यूटी की जो ट्रीटमेंट्स होती हैं वो जनरली एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन अगेन इसमें मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं और मुख्तलिफ आप कह लें कि कैटेगरीज़ होती हैं। तो बेशुमार ट्रीटमेंट ऐसी हैं जो कि बड़ी ही रीज़नेबल अमाउंट में और प्राइसेस में हम ऑफ़र करते हैं, जैसे केमिकल पीलिंग है, हाइड्रा फेशियल है, और इसके अलावा बेशुमार और प्रोसीजर हैं जो कि बड़े ही रीज़नेबल चार्जेस में लोग करवा सकते हैं। इसमें एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी होती हैं, लेकिन बेशुमार जो लोग लेस अफोर्डिंग होते हैं, जहाँ ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं। तो हर तरह की रेंज की ट्रीटमेंट इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसमें जनरली अगर आप देखें कि जो हमारी ख़वातीन होती हैं वो ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं। आजकल तो खैर मर्द भी इस फील्ड में आ गए हैं, वो भी अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तो जैसे बच्चियाँ थोड़ी सी बलूगत की उम्र में आती हैं, तो सबसे पहले उन्हें जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो चेहरे पे दाने आना शुरू हो जाते हैं एज के साथ साथ ही। अब जब दाने बनते हैं तो दाने अक्सर तो चेहरे पे बनते हैं, लेकिन बाज़ बच्चियों को चेहरे के अलावा कमर पे, शोल्डर पे, चेस्ट पे भी दाने बनते हैं। अब ये दाने जिसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इस एज में रिलीज़ होते हैं, मेन रीज़न उन हार्मोन्स की वजह से होती है, और ये दाने बनने ही होते हैं, मोस्टली लोगों को बनते हैं और एक ख़ास एज के बाद ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट क्या करता है कि इन दानों को कोशिश करता है कि वो ज़्यादा ना बने, जल्दी ठीक हो जाएं और इनके निशान वगैरह ना बने। तो आम तौर पे जो हमारा कंसर्न होता है वो ये होता है कि इन दानों के जो निशान बन जाते हैं चेहरे पे, या बाज़ वक़्त बड़े दाने बने तो वो खड्डे से बना देते हैं परमानेंटली। तो हम कोशिश करते हैं दवाई के ज़रिए, ट्रीटमेंट के ज़रिए इनके निशानों को, खड्डों को बेहतर करें। इसी तरह जब ये दाने कमर पे बनते हैं या शोल्डर्स पे बनते हैं, चेस्ट पे बनते हैं, वहाँ भी निशान पड़ जाते हैं और वो निशान बाज़ वक़्त बहुत बुरे लगते हैं। तो उस हवाले से भी हम ट्रीटमेंट्स देते हैं और उन निशानों को हेल्प करते हैं। पहले दानों को ठीक करते हैं और फिर निशानों को ठीक करते हैं। अब जैसे ही आप कहते हैं कि बलूगत में बच्ची जाती है तो ये इशू स्टार्ट होते हैं। फिर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना, तो वहाँ पे सन एक्सपोजर होता है, वहाँ पे फिर ये है कि पिगमेंटेशन या निशान वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो उस हवाले से भी हम हेल्प करते हैं कि जो निशान हैं, पिगमेंटेशन है, उसमें अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो हम गाइड करते हैं। उसमें सन ब्लॉक का बताते हैं, कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स का बताते हैं जो हेल्प करते हैं स्किन के पिगमेंट या निशानों को। फिर जब जैसे ही स्टडी कंप्लीट होती है ख़वातीन की, तो वो शादी की तरफ या जॉब की तरफ चले जाते हैं। अब जॉब में जब जाएंगे तो वहाँ भी मेकअप का इस्तेमाल, सन एक्सपोजर, और शादी से पहले वो रंग गोरा करने वाला मामला स्टार्ट हो जाता है। रिश्तों देखना है, लोगों ने आना है, माएँ हमारे पास आती हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम कहते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि आप अपने कलर को पसंद करें। अल्लाह ताला ने जो कलर दिया है वो बहुत अच्छा है हर इंसान का, और हमारा एशियन स्किन का कलर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल लोग चाहते हैं कि वो अपने कलर को ज़रा मज़ीद बेहतर कर लें। तो हम वाइटनिंग के हवाले से भी हेल्प करते हैं, कलर को बेहतर करने के हवाले से। फिर इसी एज में एक और इशू स्टार्ट हो जाता है कि वो चेहरे पे बालों का आना मसाइल आना शुरू हो जाते हैं बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो जब बाल आते हैं चेहरे पे तो वो भी बहुत बुरे लगते हैं। बच्चियाँ वैक्स थ्रेडिंग करती हैं, उसकी वजह से दाने ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। हम उस हवाले से भी फिर लेज़र हेयर रिमूवल के हवाले से हेल्प करते हैं। फिर शादी होती है तो प्रेगनेंसी के बाद छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो वो छाइयों के हवाले से भी फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस तरह यानी 40 इयर्स की एज तक बच्चियों के स्पेशली अगर हम बात करें तो डिफरेंट मसाइल हैं, और फिर 40 इयर्स के एज के बाद जो हैं वो डिफरेंट मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें फिर स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है, स्किन सैगिंग आ जाती है, रिंकल्स आ जाती हैं, स्किन का अनइवन टोन होना शुरू हो जाता है। तो ये मल्टीपल मसाइल्स हैं जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलते हैं, और हम इनको बीइंग अ कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं। सर आपने बताया कि आप ये सारे प्रोसीजर्स सर आपने अभी एक्सप्लेन कर दिए जो आप लोग करवाते हैं, तो सर ये प्रोसीजर्स ज़ाहिर है डिफरेंट होंगे, किस एज से ये स्टार्ट होते हैं ये हमें बताएं। इसके अलावा सर ये कितने इफ़ेक्टिव हैं? आपने बताया कि ये कम पैसों के भी होंगे, केमिकल पील जैसे है, तो क्या ये इफ़ेक्टिव होगा हमें अगर हम महंगे नहीं करवा सकते? जी, इसमें देखें जो यंग एज में सबसे पहले हमने कहा कि इशू आता है वो दानों का आता है और निशानों का आता है। वो निशान चेहरे पे भी बनते हैं, कमर पे भी बनते हैं, शोल्डर्स पे भी बनते हैं बच्चियों के। तो
मेनली जो हेल्प होती है वो तो हम दवाइयाँ देते हैं खाने वाली और लगाने वाली, उसी से लोगों का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको हमें प्रोसीजर की तरफ लेके जाना पड़ता है, तो फिर हम केमिकल पील वगैरह ऑफ़र करते हैं जो कि बहुत इकोनॉमिकल प्रोसीजर है, यानी हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो वेरी वेरी इकोनॉमिकल, बहुत ही लो रेंज में हम ऑफ़र करते हैं और बाकी डॉक्टर्स भी करते हैं। जनरली ये आप कह लें कि जब दाने स्टार्ट होते हैं 12-13 साल की उम्र में, तो उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं ये प्रोसीजर। या बलूगत की उम्र में जब बच्चियाँ आती हैं उसके बाद हम एग्जामिन करते हैं स्किन को और फिर अकॉर्डिंगली गाइड कर देते हैं। तो अर्ली एज में केमिकल पील या हाइड्रा फेशियल वेरी सेफ़, कोई इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हम कर सकते हैं। और इवन लेज़र हेयर रिमूवल जैसे बच्चियों के मसाइल, चेहरे पे बाल आ जाना, वो बहुत बुरे लगते हैं, और ख़वातीन में स्पेशली जब वो कॉन्शियस होती हैं। बाद बच्चियों के हार्मोन्स का इशू होता है और उनके बाल इतने ज़्यादा होते हैं जैसे मर्दों की दाढ़ी होती है अनफॉर्चुनेटली, तो उनके हार्मोन्स वगैरह इश्यूज़ होते हैं। फिर हम ये एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनकी भी हेल्प लेते हैं, ताकि इनके जो फैक्टर्स हैं जो बालों को ज़्यादा बना रहे हैं हम उनको ट्रीट करवाते हैं, और फिर लेज़र के ज़रिए उनके बालों को कम करते हैं। और लेज़र हेयर रिमूवल भी बहुत सस्ती है। आज से 20-25 साल पहले जब ये नई आई थी बहुत महंगी थी। अब आजकल के दौर में लेज़र बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत रीज़नेबल है, और हम स्पेशली अपने सेंटर में डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। जो लेस अफोर्डिंग लोग हैं हम उनको काफ़ी डिस्काउंट दे देते हैं, क्योंकि ये बड़ा जेन्युइन इशू है। ये कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम मैं नहीं समझता। बच्चियों के जो बाल आ जाते हैं चेहरे पे, तो ये बेसिकली एक बीमारी है और उनके लिए बाज़ वक़्त कॉम्प्लेक्स क्रिएट करती है। तो हम इस पे बड़ी ही रीज़नेबल डिस्काउंट्स भी दे देते हैं बच्चियों को, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात। सर ये बताएं कि हम गोरा कैसे हो? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो बहुत हम सबको ही क्रेज़ है, या फिर ये हम मिथ बन गई है, लोगों को पसंद आता है, ठीक है, अपीलिंग ही ये है। तो बताएं हम गोरा कैसे हो, आम इंसान कैसे गोरा हो? ठीक, देखिए पहली बात तो वही है कि हम सबको ना अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। तो हम जैसे अल्लाह ताला ने बनाया है वो सबसे बेस्ट फॉर्म है। और दूसरी बात ये है कि हमारी मोस्टली हम एशियन लोग हैं, पाकिस्तानी हैं हम, तो हमारी जो स्किन है वो बड़ी वो काइंड ऑफ, आप पहले उसे कह लें कि सांवली स्किन है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत स्किन है। जो हमारी स्किन है ये बाहर के लोग, जो वेस्ट के लोग हैं, अमेरिकन, यूरोपियन, वो चाहते हैं कि उनकी स्किन हमारी स्किन की तरह हो जाए। वो बहुत गोरे होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी स्किन पसंद नहीं है। अगर आपने कभी पढ़ा हो, सुना हो या देखा हो, तो वो लोग स्पेशली बीचेस पे जाते हैं, धूप में लेटते हैं ताकि उनका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए, या वो बहुत महंगे टैनिंग सैलून्स में जाते हैं जहाँ पे लाइटें लगी होती हैं, वहाँ लेटते हैं ताकि उनका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। तो वो अपने आप को थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं। हम उल्टे हैं, हमें अल्लाह ने अच्छी स्किन दी, हम कहते हैं गोरे हो जाएं। लेकिन एनीवेज हमारे ये कल्चर है एक समहाउ जो कि प्रिवेल करता है, और फिर बाज़ बच्चियों में रिश्तों के इश्यूज़ आते हैं या उनके कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, साइकोलॉजिकल वो डिस्टर्ब होते हैं। तो हम उसमें हेल्प करते हैं गोरा करने में। उसमें एक चीज़ हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि आम तौर पे रंग गोरा करने वाली क्रीमों के जो इश्तिहार आते हैं या हमें बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं, या लोग मिक्स फार्मूला क्रीमें बना रहे होते हैं कि जी 3-4 क्रीमें मिक्स करें, उसमें कोई विटामिन डालें और फिर लगाएं, और वो खाला ने बना के दे दी, किसी सहेली ने बना के दे दी, किसी पार्लर वाले ने बना के दे दी। तो जनरली हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ये क्रीमें और ये हेल्प भी करती हैं, लेकिन क्यों करती हैं? इसलिए कि इनमें स्टीरॉइड्स और मर्करी वगैरह की हाई अमाउंट होती है। अब ये क्रीमें लगाने से वक्ती तौर पे फीलिंग आती है कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए, कि स्किन का कलर बेहतर हो रहा है, लेकिन ये क्रीमें इन दी एंड कुछ अरसे के बाद आपकी स्किन को ऐसा डैमेज करती हैं कि वो फिर परमानेंट डैमेज होता है। वो क्या होता है डैमेज? अल्लाह ताला ने हमारी स्किन फॉर एग्जांपल इतनी मोटी बनाई है, जो कि हमारी स्किन की फेस की स्किन की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी स्किन को, हमारे फेस को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो ये क्रीमें लगाने से वो स्किन पतली होना शुरू हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है। जब वो पतली होती है तो उसकी प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है। फिर क्या होता है कि वो बहुत जल्दी रेड होना शुरू हो जाती है। सूरज की रोशनी से, हीट से, कोई भी चीज़ लगाने से वो बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाती है, रेड हो जाती है और सेंसिटिव हो जाती है, जलना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, इन क्रीमों के लगाने से चेहरे पे निशान या छाइयाँ पहले से ज़्यादा बनती हैं। तो ये बड़ा शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, यानी लोग लगा देते हैं, उन्हें कुछ अर्सा फ़ायदा रहता है, फिर स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, और फिर हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने जो अच्छी स्किन दी हुई है वो ख़राब हो जाती है।
तो हम ना जानते हुए अपनी अच्छी स्किन को हमेशा के लिए ख़राब कर देते हैं। इन क्रीमों का एक और नुकसान ये भी है कि ये क्रीमें बेसिकली आपके चेहरे की हेयर ग्रोथ को ज़्यादा करती हैं। स्टीरॉयड जहाँ भी हम लगाते हैं, वाइटनिंग क्रीम जहाँ भी लगाते हैं, वहाँ पे जो स्टीरॉयड वाली वाइटनिंग क्रीम होती है, हेयर ग्रोथ या बालों की ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो चेहरे पे बालों के मसाइल भी आना शुरू हो जाते हैं। अब आम तौर पे ख़वातीन में छाइयाँ जहाँ पे चीक्स पे जो निशान पड़ते हैं वो शादी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, बच्चों की पैदाइश के बाद बनती थी पहले, लेकिन आज के दौर में देखें कि अनमैरिड बच्चियों में भी छाइयाँ बनना शुरू हो गई हैं, और उसकी मेन रीज़न यही क्रीमें हैं जो कि स्टीरॉयड बेस्ड हैं, मर्करी बेस्ड हैं, और जो कि स्किन को डैमेज कर रही होती हैं। तो ये एक वो तरीका है जो शॉर्टकट है, आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते और किसी से सुना के लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पेशेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है जो क्रीमें लगा के अपनी स्किन ख़राब करके फिर हमारे पास आते हैं। तो स्किन अगर किसी ने वाइट करनी है तो उसका बेहतर तरीका ये है कि वो करीबी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और स्किन स्पेशलिस्ट के पास बेशुमार ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं कि जो कि सेफ़ हैं, नुकसान नहीं देती, और वो सेफ़ तरीके से स्किन को हेल्प करती हैं वाइट होने में। तो हम ऑफ़र करते हैं जिसमें क्रीम्स भी होती हैं, मेडिसिन्स भी होती हैं, प्रोसीजर्स भी होते हैं, जो कि अगेन उसमें भी ऑप्शन है, जैसे आपने कहा कि उसमें लो रेंज में भी हैं, हाई रेंज में भी हैं, हर एक की अफोर्डेबिलिटी के हवाले से हम हेल्प करते हैं। तो ये कोई इतना इशू नहीं है आज के दौर में कलर को बेहतर करना, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने जो इस फील्ड का स्पेशलिस्ट है उसके पास जाएं, जो भी करीबी स्किन स्पेशलिस्ट है वो, ताकि आपकी स्किन को असेस करे, एग्जामिन करे और अकॉर्डिंगली आपको हेल्प कर सके। तो यानी कि हम गोरा हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि हम बिल्कुल गोरे अंग्रेज़ों की तरह नहीं बन सकते। अल्लाह ताला ने जो हमें कलर दिया है, और हमारा हम सबका जो जेन्युइन कलर है वो क्या होता है वो हमें जानने की ज़रूरत है। हमारा जो जेन्युइन कलर होता है हम सबका वो कवर्ड एरिया में होता है, यानी जो हमारे कवर्ड एरिया शर्ट के नीचे वाली जो स्किन होती है हम सबकी अगर देखा हम गौर करें तो कंपैरेटिवली फेयर होती है, अच्छी होती है, उसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे चेहरे या हाथों के एक्सपोज्ड एरियाज़। तो जो हमारे कवर्ड एरियाज़ हैं, अनएक्सपोज्ड एरियाज़ हैं, वो हमारा जेन्युइन कलर होता है। तो हम उस कलर तक जा सकते हैं, क्योंकि ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है हमारा फेस, हाथ, पाँव वगैरह, ये टैन हो जाते हैं, सूरज की रोशनी की वजह से टैन हो जाते हैं। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि सूरज की रोशनी होगी, हम धूप में जाएंगे तो टैन होंगे, हालांकि टैनिंग कैसे हो सकती है, इवन हम इंडोर कमरे में बैठे हों तो यहाँ भी हम टैन हो सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं जो कि हमारे शीशों को क्रॉस करती हैं, विंडोज़ को क्रॉस करती हैं और कमरों में भी आ जाती हैं और हमारी स्किन को टैन करती हैं, हमारे कलर को डार्क कर देती हैं, हमारे जो निशान ऑलरेडी बने हुए हैं उनको भी तेज़ कर देती हैं, हमारी स्किन पे अगर कोई रेडनेस है उसको ज़्यादा कर देती हैं। तो इवन इंडोर भी हम कहते हैं कि आप सन ब्लॉक लगाया करें, हम इंडोर भी जब होते हैं तो उसमें टैन हो सकते हैं। अच्छा, सिर्फ सन ब्लॉक ही हेल्प नहीं करता, हमें सन ब्लॉक के साथ फ़िज़िकल जो है वो भी सन प्रोटेक्शन चाहिए होती है। जैसे हमें कोई हैट पहननी चाहिए, मर्दों में स्पेशली, ख़वातीन हैं तो कोई स्कार्फ़ ले लें, अपने फेस को अच्छा सा कवर कर लें, सन ग्लासेस लगा लें, ग्लव्स पहन लें। तो ये सन ब्लॉक के बाद एडिशनल हेल्प जो हमें करनी चाहिए। और वाइटनिंग के हवाले से डे में सन ब्लॉक हम कहते हैं लाजमी लगाएं। सन ब्लॉक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वाइटनिंग के हवाले से, सन प्रोटेक्शन जो है। फिर नाइट में हम स्किन को असेस करके कुछ नाइट क्रीम्स देते हैं जो कि सेफ़ होती हैं, जिसमें कोई स्टीरॉयड नहीं होता, कोई आपकी स्किन को डैमेज नहीं होता, स्किन सेंसिटिव नहीं होती, उसमें स्टीरॉयड नहीं होता, वो जो कि आपको हेल्प करे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जो हमारी क्रीम्स होती हैं, डॉक्टर्स की क्रीम होती हैं, वो स्लोली हेल्प करती हैं, उसमें कोई मैजिक नहीं होता, क्योंकि उसमें स्टीरॉइड्स नहीं होता, तो इसलिए वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हेल्प करती हैं और लंबे अरसे तक फिर उसका इम्पैक्ट रहता है। जबकि जो रूटीन की फार्मूला क्रीम्स होती हैं वो स्टीरॉइड बेस्ड हैं, वो आप जैसे लगाते हैं आपको इमीडिएटली बेनिफिट फील होता है, लेकिन उसके नुकसान बेतहाशा हैं, तो इसलिए वो अवॉइड करनी चाहिए आपको। ठीक है सर, आपने बताया कि आप स्किन पे जो बाल आते हैं उनको भी ट्रीट करते हैं। सर, इसका हमें ट्रीटमेंट का नेम भी बताएं। मेरा अपना भी यही मसला, मैं भी ये मुझे जानना चाहती हूँ कि मैं आसानी से कैसे इन बालों से निजात। ठीक, अच्छा, बाल जो हैं वो जब बच्चियाँ थोड़ी सी जवान होती हैं, बलूगत की उम्र में आती हैं, तो उनके चेहरे पे थोड़े बहुत बाल आना बहुत नॉर्मल है। तो अपर लिप्स पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, चिन पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो 5 से 10 बालों का, थोड़े से बालों का आना दैट इज़ वेरी नॉर्मल। इस एज में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। लेकिन कुछ बच्चियों में अनफॉर्चुनेटली बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बालों की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं,
और हमारे पास बच्चियाँ आती हैं जिनके बाल चिन से हट के साइड्स पे, नेक के एरिए में, जॉ लाइन में भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं और मर्दों की तरह मोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे बाल ख़वातीन में जो पतले होते हैं, ब्लीच हो सकते हैं, वो तो ठीक है, उनको लेज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जिन ख़वातीन में, बच्चियों में बाल थोड़े से मोटे होना शुरू हो जाते हैं और काले होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले वो हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएँ। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उसे हम कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपके जिस्म में जो हार्मोन्स हैं जो कि आपकी बालों की ग्रोथ को ज़्यादा कर रहे हैं, उसको असेस करेंगे और अगर उनमें कोई इशू है तो उस हवाले से वो आपको दवाई देते हैं जिससे बालों की फर्दर ग्रोथ को वो हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। मुझे और ग्रेट पाकिस्तान टीवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।